हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। दो फेज हम लोगों ने मॉडर्न इंडिया के कर लिए हैं, मॉडरेट फेज एंड एक्सट्रीमिस्ट फेज। द लास्ट मूवमेंट वाज होम रूल मूवमेंट 1916-17। एनी बेसेंट हैड बिकम प्रो रिफॉर्म बिकॉज मॉन्टेग्यू ने हाउस ऑफ कॉमन्स में बोला है कि यस वी आर रेडी, हम भारतीयों को प्रोग्रेसिव सेल्फ गवर्नमेंट दे सकते हैं। टाइम नहीं बताया गया है और कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा नहीं बताया गया, बट सेल्फ गवर्नमेंट के लिए वो राजी हो गए हैं। एनी बेसेंट का झुकाव थोड़ा सा प्रो रिफॉर्म्स का हो गया है तो वो थोड़ा डिफंक्ट होने लगती है। उधर तिलक भी सितंबर 1918 में इंग्लैंड चले जाएंगे। एक तो डिफेमेशन का केस उनको लड़ना है अगेंस्ट वैलेंटाइन शिरोल, जिसने तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा है अपनी किताब इंडियन अनरेस्ट में। दूसरा यह है कि तिलक जो वर्ल्ड वॉर के बाद कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही है वहाँ भी कुछ वो चाहते हैं भारत के फेवर में हो जाए। परमिशन तो नहीं मिली है वहाँ अटेंड करने की, जाने की, बट मेमोरेंडम तो उन्होंने भेजा ही है। बहरहाल तिलक वहाँ 9 महीने रहेंगे इंग्लैंड में और मुकदमा उनके फेवर में नहीं होगा, वापस आ जाते हैं। फिर वो जब नॉन कॉपरेशन शुरू होने वाला है तो उनकी डेथ हो जाएगी। ये सब हम पढ़ चुके हैं। उधर गांधी जी हैड कम बैक टू इंडिया इन 1915 ऑन जनवरी 9, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एनआरआई दिवस, सेलिब्रेटेड सिंस 2003 से मनाया जाता है एज एनआरआई दिवस। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में एक स्ट्रगल को लीड किया था, उसका भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि बिफोर कमिंग टू इंडिया व्हाट गांधी जी हैड डन इन साउथ अफ्रीका। बट भारत में आ गए हैं। होम रूल मूवमेंट में बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका नहीं दिखा है। हाँ, जब एनी बेसेंट को इंटर्न किया गया है तो फिर गांधी जी ने प्रेस कैंपेन में भाग लिया है, सिग्नेचर कैंपेन में भाग लिया है कि एनी बेसेंट को छोड़ा जाए। बहुत ज़्यादा एक्टिव उनका रोल नहीं रहा है। गोखले उनके मेंटोर थे, जिनके कहने पे गांधी जी एक लो प्रोफाइल मेंटेन करते रहे भारत में, यहाँ वहाँ जाकर समझ रहे थे कंडीशंस को। लेकिन 1918 से फिर गांधी जी एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाते हैं और मोटे मोटे तौर पे 1918 से 47 तक का पीरियड गांधीयन फेज कह दिया जाता है फ्रीडम स्ट्रगल में, व्हेन गांधी जी वाज डोमिनेंटली एक्टिव इवन दो अदर लीडर्स आल्सो वर प्लेइंग ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल, बट कह देते हैं गांधीयन फेज। तो गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह करेंगे, बट उससे पहले कुछ लोकल मूवमेंट में उनका योगदान रहा, उनको जान लेते हैं जो कई बार एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो द फर्स्ट मूवमेंट गांधी जी लेड इन इंडिया वाज चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण बिहार में चंपारण सत्याग्रह। प्रॉब्लम यह है कि चंपारण में नील की खेती की समस्या चल रही है। 1850s में भी ये समस्या हुई थी जब इंडिगो रॉइट्स वगैरह हुए हैं बंगाल में, वहाँ तो ये ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन बिहार में ये अभी भी चला आ रहा है। इंडिगो कल्टीवेशन बहुत लंबे समय से यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुआ करती है। गांधी जी के बारे में भारतीयों को पता है, जब वो भारत आए हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके बारे में लोग जानते नहीं हैं। और इसका एक प्रमाण ये मिलता है कि व्हेन गांधी जी वॉज इन लखनऊ सेशन हुआ है 1916 में, तो बिहार का चंपारण का एक पीजेंट राजकुमार शुक्ला हैड गॉन टू लखनऊ टू मीट गांधी जी एंड वांटेड हिम टू कम टू चंपारण टू लीड देयर स्ट्रगल। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से ये भी बोला है कि इस इशू को आप कांग्रेस के सेशन में भी रेज कर दीजिए, बट गांधी जी ने बोला है कि जब तक मैं नहीं खुद समझूंगा इशू क्या है तब तक मैं कांग्रेस को परसुएट नहीं कर पाऊंगा कि कांग्रेस सेशन पे ऐसी इश्यूज रेज की जाएं। तो इट वाज राजकुमार शुक्ला, अ पेजेंट ऑफ चंपारण, हु परसुएडेड गांधी जी टू कम टू चंपारण। तो राजकुमार शुक्ला एक किसान है, वो गांधी जी को लेके आए हैं चंपारण। इस तरीके से पहला मूवमेंट गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह बन जाएगा। इशू क्या है? इशू है 3 कठिया सिस्टम। 3 कठिया सिस्टम, लैंड के 3/20 पार्ट पर नील की खेती करनी है, ऐसा एक बॉन्ड साइन हो चुका है बिटवीन अंग्रेज प्लांटर्स एंड इंडियन कल्टीवेटर्स। इंडियन कल्टीवेटर्स पीजेंट्स और अंग्रेज जो ठेकेदार है प्लांटर्स हैं, उनके बीच में बॉन्ड साइन हो जाता है और ये इतने हिस्से पर ज़मीन पे आपको लैंड नील की खेती करनी ही होगी, ये चला आ रहा है। 3 कठिया सिस्टम कहते हैं। काठी के तीसरे हिस्से पर आपको ये खेती करनी ही होगी, ऐसा समझ सकते हैं।
इंडिगो पैदा क्यों करवाते हैं? अंग्रेज भारत से वो सारी क्रॉप्स बाहर भेजते हैं जिनका यूरोप में बहुत बड़ा मार्केट है, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंग्लैंड की और यूरोप की। तो भारत की जो ये ऑर्गेनिक डाई है, नील है, इसका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है जो बड़ा बेनिफिशियल होता है अंग्रेजों के लिए। भारत की नील वहाँ कपड़ों को रंगने के काम आती है, रंगों के बेस बनाने के काम आती है। तो ऑर्गेनिक डाई का जो एक्सपोर्ट है बड़ा ही ल्यूक्रेटिव है, यूजफुल है। यहाँ से ये नील जाया करती है। यूरोप में इसका बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत फायदा का ये बिजनेस हुआ करता है। लेकिन यही इंडिगो कल्टीवेशन भारतीय किसानों के लिए यूजफुल नहीं है। जितना प्रॉफिट अंग्रेज ठेकेदार कमा लेते हैं उसका ना के बराबर भारतीय किसानों को मिलता है। दूसरी बात यह है कि बार बार एक ज़मीन के टुकड़े पर नील पैदा करने से उसकी फर्टिलिटी भी ख़त्म हो जाती है। पीजेंट्स ये कहते हैं कि और कुछ हम उगाएं तो ज़्यादा कमाई हो सकती है और ज़मीन भी सुरक्षित रहेगी। तो ये इशू तो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, पेंडिंग ग्रीवांसेज हैं पीजेंट्स की, लेकिन कुछ कर तो सकते नहीं हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आई है इस समय की प्रॉब्लम यह है कि जर्मनी में सिंथेटिक डाई, केमिकल डाई शुरू हो गई है, और जब केमिकल डाई शुरू हो गई है तो ये जो इंडियन इंडिगो है इसका जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। अब इंडियन इंडिगो की रिक्वायरमेंट वहाँ पर नहीं है। अब इससे प्लांटर्स को प्रॉब्लम होगी, नुकसान होगा, एंड दे स्टार्टेड सफरिंग लॉट ऑफ सेटबैक ऑन द फ्रंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ इंडिगो। उनको नुकसान होता है। अब इस नुकसान को फायदे में बदलना चाहते हैं तो वो क्या कहते हैं, किसानों के ऊपर ज़बरदस्ती करते हैं। एक तो जो आप रेंट देते हैं ज़मीन का हमको, वो बढ़ा दिया उन्होंने इन जनरल, आपको रेंट ज़्यादा देना पड़ेगा ज़मीन का, वो भी अपना लॉस कंपनसेट करना चाहते हैं। और उन्होंने बेवजह के टैक्सेस भी लेने शुरू कर दिए हैं किसानों से ताकि उनका लॉस कंपनसेट हो पाए। अगर ऐसा करोगे तो हम आपको बॉन्ड से छोड़ देंगे। ये वो मतलब फ़ायदा उठा रहे हैं इस स्थिति का। तो इस समय की इशू ये है कि किसानों से बेवजह के इलीगल टैक्सेस एक्सट्रैक्ट कर लिए गए हैं, और लैंड जो एनहेंसमेंट है, लैंड पे जो किसान रेंट देते हैं प्लांटर्स को, वो भी बेवजह बढ़ा दिया गया है। ये समस्या इस समय की है। इन जनरल तो तिनकटिया सिस्टम एक्सप्लॉयटेटिव वही करता था। गांधी जी पहुंचे हैं चंपारण, तो गांधी जी के पहुंचने पर वहां का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो गांधी जी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। सच एक्टिविटीज कैन नॉट हैपन ओवर हेयर, बट गांधी जी डिफाइड, ही इंसिस्टेड ऑन कंटिन्यूइंग। बट गवर्नमेंट सोचती है कि ठीक है, शो डाउन करने से बेहतर है, लेट हिम कंटिन्यू। तो गवर्नमेंट ने उनको अपनी इंक्वायरी करने का मौका दिया है। गांधी जी ने भी किसानों से जाके पूछताछ करनी शुरू कर दी है। गवर्नमेंट ने फाइनली उनको कोर्ट का नोटिस भी मिला है, कोर्ट में भी गए हैं। कोर्ट में गए हैं तो वहाँ पर देखा गया है कि बेल वगैरह का जो अमाउंट है गांधी जी डिक्लाइन टू पे, तो फाइनली गवर्नमेंट ने उनको रिलीज किया है, उनको अनकंडीशनल रिलीज दे दी है। ही कुड कंटिन्यू विद हिज टास्क। उधर एक गवर्नमेंट ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी भी बना दी है इस इशू पर, तिनकटिया सिस्टम के इशू पर। गांधी जी को उसका मेंबर नॉमिनेट किया है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी वॉज फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट विद गांधी जी एज मेंबर। ये छोटे छोटे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, यूपीएससी एग्जाम्स में ऐसे ही पॉइंट आ जाते हैं जिन पे हम यूजुअली ध्यान नहीं दे पाते हैं। गवर्नमेंट वांटेड गांधी जी टू लीव, देन गवर्नमेंट अलाउड हिम टू कंटिन्यू, बट उससे पहले उनको कोर्ट भी ट्रायल भी फेस करना पड़ा है, बॉन्ड साइन करना था, बेल बॉन्ड, बट वो उन्होंने नहीं किया, तो फाइनली उनको रिलीज कर दिया जाता है। गांधी जी किसानों से पता करते हैं, सब कुछ इंक्वायरी करने के बाद वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी के सामने बताते हैं कि तिनकटिया सिस्टम का बंद हो जाना जस्टिफाइड है, और कमीशन भी उनकी बात से सेटिस्फाइड होता है कि यस, ये हो जाना चाहिए। तो गांधी जी फाइनली कुड गेट फेवरेबल यू कैन से डिसीजन फॉर द पेजेंट्स। इशू सेटल हो जाती है, तिनकटिया सिस्टम एबॉलिश कर दिया जाता है, और जो एक्स्ट्रा टैक्सेस वगैरह थे उनका 25% वापस दिला दिया गया है। पूछा गया गांधी जी से कि 25% क्यों, फुल रिफंड क्यों नहीं दिलाते हैं? गांधी जी सेड, इवन दिस पार्शियल रिफंड इज ए बिग स्पॉट ऑन द प्रेस्टीज ऑफ द ब्रिटिश प्लांटर्स, इट इज जस्ट अ बिगिनिंग, लेट अस सी। तो पार्शियल रिफंड हुआ है, 25% इलीगल टैक्सेस खत्म हो गए हैं और तिनकटिया सिस्टम एबॉलिश कर दिया जाता है। आगे चलकर
चंपारण एग्रीरियन एक्ट 1918 पास हो जाएगा, जिसमें जितनी गतिविधियां थी ये सब खत्म कर दी जाएंगी। एट विल रेंट नहीं बढ़ा सकते लैंड के ऊपर, किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो एडवांस भी आप दे दें तो उनके लिए खेती करना जरूरी है। तो एक चंपारण एग्रीरियन एक्ट पास हुआ है इन द फेवर ऑफ पीजेंट्स। यहाँ पर गांधी जी जब पहुंचे हैं तो लोकल लीडर्स राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और भी गुजरात से महादेव देसाई, काफ़ी लोग उनके साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ गांधी जी इन इंडिया फॉट फॉर इंडिगो फार्मर्स। तो पहला मूवमेंट गांधी जी का भारत में किनके फेवर में लड़ा गया था? इंडिगो कल्टीवेटर्स और फार्मर्स के लिए लड़ा गया था, जिसमें एक सिंबॉलिक विक्ट्री तो हो ही जाती है और कुछ नए नए लीडर्स भी फ्रीडम स्ट्रगल के सीन पर उभर कर आते हैं। यहाँ पर यह भी इम्पोर्टेंट है कि गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं तो पता लगता है कि लिटिगेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। जो वकील वगैरह हैं, राजेंद्र प्रसाद वगैरह हैं, जितने वकील हैं, वो लिटिगेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। चंपारण सत्याग्रह में इनको गांधी जी को ये भी पता लगा है। तो दैट वाज फर्स्ट मूवमेंट ऑफ गांधी जी इन इंडिया कॉल्ड चंपारण सत्याग्रह। नाउ अहमदाबाद मिल्स स्ट्राइक, अनदर मूवमेंट गांधी जी पार्टिसिपेटेड वाज अहमदाबाद मिल्स स्ट्राइक फॉर टेक्सटाइल वर्कर्स। दूसरी इशू लड़ी है उन्होंने टेक्सटाइल वर्कर्स के लिए, पहली लड़ी थी इंडिगो फार्मर्स के लिए। 1918 में गांधी जी यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। हुआ ये है कि जो कॉटन मिलों में या मिलों में काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको मिला था प्लेग बोनस, उनको प्लेग बोनस दिया गया है। मिल ओनर्स गुजराती हैं, इंडियन है, यहाँ भारतीयों से ही लड़ाई है। उन्होंने उनको दिया है प्लेग बोनस क्योंकि एपिडेमिक का समय है, प्लेग फैला है और जिसकी वजह से वर्कर्स शहर छोड़ के जाने लगे हैं, माइग्रेशन हो जाता है जैसे आजकल चल रहा है या पिछले साल हुआ था। उनको रोकने के लिए कि ये ना जाएं, मिलें बंद हो जाएंगी, तो मिल ओनर्स ने उनको प्लेग बोनस दिया है 75% मोर ओवर दियर रेगुलर सैलरी। उनकी सैलरी के ऊपर 75% या 70% ज़्यादा दिया गया है, 70% ज़्यादा दिया गया है। अब हालात कुछ नॉर्मल हो रहे हैं तो प्लेग बोनस विड्रॉ कर लिया गया था। अब मिल ओनर्स कहते हैं कि हालात ठीक हैं, इसलिए ये प्लेग बोनस विड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ जो लड़ाई है वो मिल ओनर्स और मिल वर्कर्स के बीच में है, इंडियन से ही लड़ाई है। वर्कर्स कह रहे हैं कि इस बोनस को कंटिन्यू रखिए क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर की वजह से हालात बिगड़े हुए हैं, प्राइस राइज है, इन्फ्लेशन है, इससे बहुत मुश्किलात हैं, बहुत मुश्किल है, इवन खर्चा चला पाना मुश्किल है। तो अगर 70% नहीं तो कम से कम 50% तो वेज इंक्रीज होना ही चाहिए, बोनस बना रहने दीजिए। मुश्किल है, प्राइस राइज बहुत ज़्यादा है और वेज इंक्रीज बहुत कम है। वेज इंक्रीज जो है भी वो ना के बराबर है, इतना नहीं है कि इस प्राइस राइज को कंपनसेट कर जाए, इसलिए हमको 50% तो चाहिए ही चाहिए है। मिल ओनर्स रेडी हैं कि 20% तो हो सकता है लेकिन 50% नहीं हो सकता, और दे वर रेडी टू फेस एनी कॉन्सिक्वेंसेस। गांधी जी आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ के जो मिल ओनर्स हैं उनके कहने पे ही गांधी जी आते हैं, और आर्बिट्रेशन का एक मेथड है, बीच बीच में भाई बातचीत करके बात बन जाए, या ट्रिब्यूनल का कोर्ट, क्वाशी जुडिशियल बॉडीज का सपोर्ट ले लें तो बात बन जाए। लेकिन मिल ओनर्स फाइनली डिक्लाइन कर जाते हैं, वो आर्बिट्रेशन के लिए तैयार नहीं हैं। गांधी जी वहाँ पर स्टडीज़ करते हैं, अपनी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को स्टडी करते हैं, कहते हैं 50% नहीं बट 35% इंक्रीज तो वर्कर्स का बनता ही बनता है, 35% इंक्रीज तो होना ही चाहिए एज पर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। गांधी जब देखते हैं कि मिल ओनर्स रेडी हैं, रजा बिल्कुल आमादा हैं, वो चाहते हैं कि अगर मिल लॉकआउट भी करना पड़ेगा तो करेंगे बट वेज इंक्रीज नहीं करेंगे और ट्रिब्यूनल जाएंगे नहीं, तो गांधी जी फिर स्ट्राइक कर देते हैं, कहते हैं वर्कर्स को यू शुड गो ऑन स्ट्राइक। स्ट्राइक चलती रहती है, डेली बेसिस पे मीटिंग होती है, वर्कर्स को उनका मोराल स्ट्रांग हाई रखने की कोशिश है, लेकिन धीरे धीरे वो ड्विंडल होने लगता है, कम होने लगता है। जब ऐसा होता है तो वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए गांधी जी हिमसेल्फ वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक, वो खुद हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं। दैट वाज द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक बाय गांधी जी इन इंडिया। सो गांधी जी रिजॉर्टेड टू हंगर स्ट्राइक ड्यूरिंग हिज मूवमेंट्स इन इंडिया। Various reasons are there, but one reason was he just wanted to motivate the people to suffer for the cause of many.
ज़्यादाओं के कॉज के लिए सफ़र भी कर सकते हैं। तो वर्कर्स का मोरल बढ़ाने के लिए वो हंगर स्ट्राइक भी करते हैं। याद रखेंगे, इट वॉज हिज फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक इन इंडिया। इन जनवरी 1948 ही ऑल्सो वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक। जब उनकी डेथ हुई थी उससे कुछ दिन पहले कि वो हंगर स्ट्राइक पे थे। तो गांधी जी का आगमन और उनका जाना हंगर स्ट्राइक उनके साथ साथ चली थी। फाइनली इशू ट्रिब्यूनल को जाती है और ट्रिब्यूनल ने कुछ some books it say it is 35%, some say it is 27.5%, whatever it is, वर्कर्स को एक बहुत बड़ा वेज इंक्रीज मिला ही मिला है। 27.5% वेज इंक्रीज हाईएस्ट वेज इंक्रीज माना जाता है। वो टेक्सटाइल मिल वर्कर्स को मिला था आफ्टर अहमदाबाद मिल्स स्ट्राइक। बनी थी एक टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 में। गांधी जी फाउंडेड टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 जो 1920 तक आते आते बहुत पॉपुलर हो गई है। गांधी जी ने जो टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बनाई है, गांधी जी के प्रिंसिपल्स क्या थे अगर वो लेबर एसोसिएशन बनाते हैं? उनका कहना था कि जो ओनर्स हैं मिलों के, इन जनरल उनकी बात करें तो वो बेसिकली वर्कर्स के ट्रस्ट पे फैक्ट्री चला रहे हैं। गांधी जी कंसेप्ट ऑफ सच एसोसिएशंस और लेबर यूनियंस वाज बेस्ड ऑन ट्रस्टीशिप एंड आर्बिट्रेशन। अगर मिल मालिकों और लेबर के बीच में डिस्प्यूट है तो आर्बिट्रेशन बेस्ट मेथड है। और ट्रस्टीशिप, मिल ओनर्स ट्रस्टी बन के काम करें वर्कर्स के लिए, बिकॉज दोज हु आर प्रोड्यूसिंग शुड बी द रियल ओनर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो गांधी जी प्रिंसिपल ऑफ लेबर मूवमेंट्स यू कैन से वर बेस्ड ऑन दीज थिंग्स, ट्रस्टीशिप एंड आर्बिट्रेशन। ये इन जनरल याद रखिए आप। तो बनी है टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। हेयर ऑल्सो गांधी जी वॉज सक्सेसफुल इन गेटिंग समथिंग सब्सटेंशियल फॉर द टेक्सटाइल वर्कर्स। गांधी जी का एक और मूवमेंट होता है, ये वर्कर्स के लिए, मिल वर्कर्स के लिए है। और किसान मजदूर ही गांधीयन मूवमेंट के रियल मास बेस बनेंगे। जब गांधी जी 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जब उद्घाटन चल रहा था तो वो गांधी जी की पहली पब्लिक अपीयरेंस थी। जब गांधी जी भारत में आ गए थे तो उनकी फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस वाज इन 1916। ही एड्रेस्ड अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑन द ओकेजन ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916। तब उन्होंने कहा था, इसको रेस किया था कि आप जितने भी लोग बैठे हैं इनमें मुझे वर्कर्स और लेबरर्स मिसिंग दिख रहे हैं जो कि रियल मास बेस हैं। ये उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था और आगे चल के इसी पे गांधी जी काम करेंगे और फ्रीडम स्ट्रगल का मास बेस वाइडन हो जाएगा, बढ़ जाएगा। थर्ड मूवमेंट गांधी जी का जो कंक्लूड होता है दैट वाज खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा इन गुजरात। दो मूवमेंट गुजरात में थे, एक बिहार में था। तो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट गांधी जी वॉज कवरिंग इशूज ऑफ ऑल द पीपल। तो खेड़ा सत्याग्रह 1917 से 18 लंबे समय से चला आ रहा था। गांधी जी का हस्तक्षेप बहुत बाद में होता है। इशू क्या है? प्राइस राइज। मैंने आपको बताया वर्ल्ड वॉर के समय प्राइस राइज हो ही रही है और वेज इंक्रीज उसके हिसाब से नहीं हो पा रहा है। तो एक तो ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। ऐसे में क्योंकि बारिश देर से हुई है तो क्रॉप प्रोडक्शन भी डिक्लाइन हो गया है। खेड़ा में खास तौर से फेमिन कंडीशंस डेवलप हो गई हैं और गवर्नमेंट ने ऐसे में रेवेन्यू भी चार्ज करना शुरू कर दिया है। रेवेन्यू तो लोगों को देना ही पड़ेगा, एनहेंसमेंट मतलब रेवेन्यू देना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट वांटेड टू चार्ज रेवेन्यू, एनहेंसमेंट तो नहीं ले सकते बट गवर्नमेंट वांटेड टू चार्ज रेवेन्यू। गवर्नमेंट रेवेन्यू चार्ज करती जा रही है। सो गवर्नमेंट को रेवेन्यू चार्ज करना है। गवर्नमेंट वांटेड टू चार्ज रेवेन्यू फ्रॉम द पीपल। वर्कर जो किसान है वो कह रहे हैं कि हमको रियायत चाहिए और हमसे पैसा ना लिया जाए बिकॉज वी आर नॉट इन पोजीशन टू गिव। हम इतना उगा ही नहीं पाए हैं कि हम पे कर पाए रेवेन्यू, हमको रेमिशन भी चाहिए। गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू कोड या फेमिन कोड सामने रखा है। फेमिन कोड काफ़ी पहले बन गया था। फेमिन कोड ये कहता है कि अगर 25% से नीचे क्रॉप्स जाती हैं, जो रेगुलर यील्ड होती है उसके 25% से नीचे चला जाए तो गवर्नमेंट आपका रेवेन्यू माफ़ कर देती है, लेकिन आपको देना पड़ेगा क्योंकि हमारे अनुसार यील्ड 25% से नीचे नहीं दी गई है, इसलिए फेमिन कोड डज नॉट अप्लाई, गवर्नमेंट कहती है। और वर्कर्स पीजेंट्स कह रहे हैं कि हमारी खेती बिल्कुल बर्बाद हुई है। खासतौर से छोटे छोटे किसान तो वाकई में बर्बाद हुए थे। तो गवर्नमेंट बिल्कुल पैसे ही लेना चाहती है रेवेन्यू और किसान देने की हालत में
नहीं है, ये उनके बीच की लड़ाई हो जाती है। मतलब यहाँ गुजरात गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उससे लड़ाई है खेड़ा के किसानों की। अब इस मूवमेंट को गांधी जी का आगमन बहुत बाद में होता है। नवंबर 1917 से इसको लोकल लीडर मोहनलाल पांड्या रेस कर चुके थे। बहुत सारे पीरियड उनके साथ हैं। इट वॉज स्टार्टेड बाय मोहनलाल पांड्या, नॉट गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल। याद रखेंगे, पटेल और गांधी जी का आगमन बहुत बाद में होता है। तो मोहनलाल पांड्या ने पेरेंट्स को रैली कर रखा है। लेटर पटेल भी यहाँ पर शामिल होते हैं, वल्लभ भाई पटेल, उनके ब्रदर विट्ठल भाई पटेल। गांधी जी जो उनकी गुजरात सभा है उसके थ्रू यहाँ पर वो भी भाग लेंगे और इंटरवीन करेंगे। और जब गवर्नमेंट नहीं मान रही है कि देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तब गांधी जी और पटेल जाकर वर्कर पेरेंट्स को कह रहे हैं कि आप रेवेन्यू नहीं देंगे, विदहोल्ड करेंगे। इवन जो बड़े किसान हैं जिनकी यील्ड बेहतर है उनको भी बोला गया है कि छोटे किसानों के पक्ष में आप भी ना दें। तो उनको परसुएट किया जा रहा है कि यू शुड कीप विदहोल्ड, कोई भी रेवेन्यू नहीं देगा इवन दो गवर्नमेंट कैन गो ऑन। गवर्नमेंट ने भी अपने जो हथकंडे हैं वो अपनाए हैं, लोगों की पशु वगैरह छीनने शुरू किए हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये सुनने में आया है कि गवर्नमेंट ने सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस दी हैं अपने ऑफिशियल्स को कि जो किसान बड़े हैं वो दे सकते हैं, उनसे ले लिया जाए, और जो नहीं दे सकते उन्हें छोड़ दिया जाए, ज़बरदस्ती किसी के साथ ना की जाए। गवर्नमेंट ने ऑफिशियली तो नहीं किया है, बट अपनी फेस सेविंग के लिए इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि डू नॉट कन्फिस्केट लैंड ऑफ डिफॉल्टिंग पीजेंट्स। जो पीजेंट्स नहीं दे पा रहे हैं, उनकी ज़मीन नहीं डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो ज़मीन गवर्नमेंट कन्फिस्केट नहीं करेगी। और अल्टीमेटली यही फैसला होता है कि जो छोटे किसान हैं दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ रेवेन्यू। बड़े किसान चाहें तो दे सकते हैं। सो दिस वॉज द आउटकम ऑफ खेड़ा सत्याग्रह, अगेन फॉट फॉर पीजेंट्स ऑफ खेड़ा। तो गांधी जी के मूवमेंट्स, किसान मजदूरों के मूवमेंट पहले हुआ करते हैं चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा। दिस वे गांधी जी प्रिपेयर्ड मास स्पेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। और जिसका बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन दिखेगा आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, जो गांधी जी का पहला बड़ा मूवमेंट है भारत में। इससे पहले वर्ल्ड वॉर की कंडीशंस थी। जब गांधी जी का आगमन हुआ है तो वो सारे हालात बन चुके हैं। वर्ल्ड वॉर के समय इंडियन इंडस्ट्री का राइज बहुत अच्छी तरीके से हुआ है, इस पर भी हम बात करेंगे। जो भारतीय इंडस्ट्री है इसका राइज हुआ है। इवन ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी जो इंडिया में है उसको इंडियन इंडस्ट्री को सपोर्ट करना पड़ा है। बहुत सारे कारखाने खुले हैं, और कारखाने खुले हैं तो लेबर मूवमेंट डेवलप हो गई होगा। लेबर एज ए क्लास गॉट डेवलप्ड अराउंड दिस टाइम, डेवलप हो गई है और लेबर यूनियन बनने लगी हैं। 1918 में पहली फॉर्मल लेबर यूनियन मद्रास लेबर यूनियन बीपी वाडिया ने बनाई थी, जो एनी बेसेंट के सहायक हुआ करते थे होम रूल मूवमेंट में। तो मेरा कहने का मतलब है कि लेबर मूवमेंट भी ऑलरेडी डेवलप हो चुका है उन दिनों, मतलब वो रेडी हैं किसी भी लीडर के कंट्रोल में आने के लिए। उधर पीजेंट्स भी वगैरह भी हैं, वो भी एक्टिवेट हो गए हैं, क्योंकि हालात कुछ वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसे हुए थे। तो वो सारे कंडीशंस राइप हैं, गांधी जी ने उनका बेस्ट इस्तेमाल किया है। This way, new phase started when everybody, all sorts of people, whether it is peasants or workers or middle class or capitalist or Muslims or Hindus or communists, सब के सब अपना अपना रोल फ्रीडम स्ट्रगल में बढ़ चढ़कर प्ले करने लगेंगे और फ्रीडम स्ट्रगल एक फाइनल फेज में पहुंच जाती है। So this is all for today. Thanks a lot.